हेलो बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में आप सभी का। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और आप तक ये सुविधाएं पहुंच रही है डीप टेक एकेडमी के माध्यम से। और आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं फ्रिक्शन का। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने क्या क्या देखा था, थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं। और फिर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण के क्या कारण है, फ्रिक्शन कैसे लगता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार इसको देखो, टिल नाउ जो अब तक हमने पढ़ा था, ये सबसे पहले हम लोग देखे थे कि फ्रिक्शन की क्या डिफिनेशन है। ठीक है ना, आप देखे थे कि फ्रिक्शन की डिफिनेशन, ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या है, एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है। और ये तब काम करता है जब कोई बॉडी या तो मोशन में होता है किसी दूसरे सरफेस पर या मोशन के अबॉट होता है ये। और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग टाइप देखे थे फ्रिक्शन के। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था दो टाइप का था, एक स्टैटिक था और दूसरा आपको कैनेटिक फ्रिक्शन था। तो स्टैटिक में क्या था कि जब बॉडी रेस्ट में रहता है, मोशन के अबॉट रहता है। और कैनेटिक जब बॉडी क्या होता है कि मोशन में रहता है। यहाँ हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का वैल्यू म्यू एस। और यहाँ देखा था हमने काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू के। और जो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था, जो मैक्सिमम वैल्यू था ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता था। और उसका लॉ क्या था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ये इक्वल होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन के। किसके बराबर होता है? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हमने आपको बताया था दो एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक जो है, अगर प्लेन पर कोई चीज़ रखा हुआ है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन एम जी होता है, लेकिन वही इंक्लाइंड पे रखा हुआ है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन आपका एम जी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हमने बताया था आप लोगों को। कैनेटिक फ्रिक्शन ये भी बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये कैनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से कम होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और कैनेटिक फ्रिक्शन के केस में हमने देखा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन का, ये इक्वल होता था म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी। फिर हमने देखा था रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने समझा था, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में समझा था कि ये क्या होता है। ठीक है, कि जब कोई बॉडी स्लाइड करता है तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, और जब रोल करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। रोल के केस में क्या होता है, जब रोटेट करता है ऐसे ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। लेकिन जब ऐसे चले, सिर्फ ऐसे स्लाइड, तो ये क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है आपका। ठीक है, तो इतनी चीज हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। आखिर ये फ्रिक्शन लगता क्यों है किसी बॉडी के बीच में। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कि कोई बॉडी आप लेते हैं, ठीक है, दो तरह के बॉडी है हमारे पास, एक रफ है और एक पूरी स्मूथ है। रफ का मतलब जिसमें खुरदरा, खुरदरा जिसमें थोड़ा थोड़ा छिद्र होता है। और प्लेन का मतलब पॉलिश्ड हो गया, जिसमें आपका स्मूथ रहेगा, चिकना रहेगा। देखो एक्चुअली में क्या है ना, अगर आप दूरबीन सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देखते हैं, आप माइक्रोस्कोप से अगर किसी चीज़ों को देखेंगे तो उसके अंदर जरूर आपको कुछ ना कुछ इंटरलॉकिंग मिलेंगे, यानी कि उसमें होल्स मिलेंगे। ठीक है, छिद्र मिलेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी बॉडी होता है तो उस बॉडी पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। क्या होता है बॉडी पर? छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। जब एक बॉडी दूसरे पर गुजरता है तो इसके गड्ढा में क्या होता है, इसका जो उभरा हुआ पार्ट है वो लॉक हो जाता है। इसको इंटरलॉकिंग कहा जाता है। तो जब चलता है तो इसमें फंस जाता है और इसी के कारण से फ्रिक्शन फोर्स एराइज होता है। ठीक है, तो कॉज और फ्रिक्शन को हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन के आपके कारण क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, अ, ये देखो कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको नोट भी आप लोगों को कर लेना है कि फ्रिक्शन के क्या कारण है। देखो क्या लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। क्या लिखा कॉज ऑफ फ्रिक्शन में? कि फ्रिक्शन ये क्या है, कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। ऐसे देखो, ये वाली देख लो आप, ये है ना, ये कोई सरफेस है, ये वाली कोई सरफेस है, देखो ऐसी सरफेस है, ये ऐसी सरफेस है ना। और इसके ऊपर से ये वाली है आपकी, ये वाली सरफेस है, ये वाला इस पर ये कर रहा है, इसका जो है ये भी ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
ये ऐसे है, तो जब ये इस पे चलेगा ना ऐसे, तो इसका ये वाला देखो इसमें फंस गया ना, यहाँ पे ये वाला इसमें फंस गया, ये देखो यहाँ पे फंस गया ना, तो यहाँ पे ये फंस गया ना, तो ये वाला जो है ना, इसी को इंटरलॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरलॉकिंग। ठीक है, इसी को हम लोग इंटरलॉकिंग कहते हैं। और इरेगुलरिटीज का क्या मतलब है? यही चीज, ये अनियमितता। इरेगुलरिटीज का मतलब अनियमितता, मतलब एक जैसा नहीं है, अनियमित है। ये वाला जो है ना वो अनियमित है। तो यही लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन का कारण क्या है? फ्रिक्शन इज द कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस कांटेक्ट में है, इसके बीच में जो इरेगुलरिटीज है, ये यहाँ पे देखेंगे ना, जो इंटरलॉकिंग है, यही आपका फ्रिक्शन का कारण है। अब देखो यहाँ पर स्मूथ सरफेस, स्मूथ का मतलब चिकना सरफेस पूरी तरीका से। ठीक है, हैव माइन्यूट इरेगुलरिटी। माइन्यूट का मतलब बहुत कम, ना के बराबर। जो स्मूथ सरफेस होता है, पूरी की पूरी चिकना सरफेस होती है, इसके बीच इरेगुलरिटीज यानी कि जो गड्ढे होते हैं ना, वो ना के बराबर होते हैं। लेकिन जो रफ सरफेस होता है, इसमें लार्ज इरेगुलरिटीज होता है। रफ का मतलब खुरदरा, जो ज्यादा खुरदरा सरफेस होता है उसमें ज्यादा होता है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इन सरफेस आर रफ। अगर रफ सरफेस रहेगा तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। देखो स्मूथ सरफेस के केस में हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो लेते हैं। स्मूथ सरफेस के केस में कितना लेते हैं? जीरो लेते हैं। इनफैक्ट जीरो होता नहीं है, बट हम लोग लेते हैं। ठीक है, स्मूथ सरफेस के केस में। तो ये है आपका कॉज ऑफ फ्रिक्शन, आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज, ये फ्रिक्शन का कारण है। लेकिन अब एक सवाल है कि फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा? ठीक है, फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा? अगर अच्छा रहेगा तो फ्रिक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, और अगर बढ़ाने की जरूरत है तो इंटरलॉकिंग कर देंगे। और अगर फ्रिक्शन बुरा है तो फ्रिक्शन को घटाने की जरूरत है। देखते हैं हम लोग ये फ्रिक्शन अच्छा होता है या बुरा होता है, इसको आप लोग नोट कर ले। यानी कि हम देखते हैं कि एडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की अच्छा और बुराई के बारे में हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, क्या अच्छा है और क्या बुराई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे समझने के लिए कि क्या इसमें, ये देखो, देखो एक वर्ड यूज किया जाता है, एक वर्ड आप देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। व्हाई? ये भी एक क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन जो है ना, एक नेसेसरी का मतलब जरूरी, और ये इविल का मतलब होता है बेसिकली दुश्मन या बाधाएं। फ्रिक्शन जो है कह रहा है कि एक जरूरी दुश्मन है। फ्रिक्शन क्या है? एक जरूरी दुश्मन है। मतलब फ्रिक्शन हमारे मोशन का अपोज करता है। जब हम कहीं मूव करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है कि अपोज करता है। इसका मतलब मेरे मोशन को रोकता है, रोकता है तो ये मेरा दुश्मन हुआ। लेकिन कह रहा है कि ये दुश्मन जरूरी है। क्यों? इसका कारण यह है कि देखो, जब भी आप चलते हो ना, आप अगर चलते हैं अपने पैरों से चलते हैं, तो आप जब अपने पैर को एक पोजीशन बनाते हैं कि पीछे की तरफ फिसलता रहता है, तो फ्रिक्शन ही वो होता है जो आपके पैर को आगे बढ़ाता है। ठीक है, रोकता है इसको। अगर नहीं रहेगा तो फिसल जाएंगे। इस मार्कर को मैं पकड़ा हुआ हूं ना, तो फ्रिक्शन की ही वजह से। मतलब ये फ्रिक्शन जरूरी है। फ्रिक्शन एक जरूरी दुश्मन है हमारे लिए। क्यों? इसका मतलब है कि फ्रिक्शन का बहुत सारा एडवांटेज होता होगा। इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन क्यों हमारे लिए जरूरी है। ये आप देखो, ध्यान से इसको आप लोगों को पढ़ना है। ये देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है? द टर्म नेसेसरी इविल, इसका हम आंसर ढूंढ रहे हैं। द टर्म नेसेसरी इविल हैज टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द टर्म नेसेसरी इविल हैज टू एस्पेक्ट्स, यानी कि नेसेसरी इविल जो वर्ड है, इसका दो एस्पेक्ट है। ठीक है, पहला, इविल इम्प्लीज दैट फ्रिक्शन इज एन अनवांटेड डिसिपेटिव फोर्स। यानी फ्रिक्शन क्या है? अनवांटेड, जिसको हम चाहते नहीं है। इविल का मतलब है दुश्मन, जिसको हम चाहते नहीं है। अनवांटेड डिसिपेटिव, डिसिपेटिव फोर्स का मतलब होता है ये बर्बाद होने वाला। ठीक है ना, जो बर्बाद करता है हमारे चीजों को। ऐसा है दैट इज इट अगेंस्ट
इट एक्ट्स अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी कि ये अगेंस्ट काम करता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये अगेंस्ट काम करता है। एविल का मतलब ये हुआ कि हमारे विरोध में काम करता है। आगे क्या है, एंड द वर्ड नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है कि देखो डिस्पाइट ऑफ डिसिपेटिंग इफेक्ट, मतलब इस डिसिपेटिंग इफेक्ट के बावजूद, मतलब ये विरोध करता है उसके बावजूद ये क्या है, इट हैज सर्टेन रिमार्केबल एडवांटेज दैट इट मेक इट नेसेसरी इन मेनी वे। मतलब ये विरोध जो करता है और विरोध करने के बावजूद भी ये विरोध जरूरी है, और इस यानी कि इसके इस विरोध का बहुत सारा एडवांटेज है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आपका जरूरी जो है ना एविल है, नेसेसरी एविल है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन अभी एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो अगर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की आप बात करेंगे तो आप देखें कि करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन मेक्स, क्या है, फ्रिक्शन मेक्स इट इजी टू होल्ड थिंग्स फर्मली। यानी फ्रिक्शन जो है ना हमको बनाता है कि किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए बहुत आसान काम करता है ये फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये इसके हाथों में और इसके बीच फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो किसी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू कैच अ मूविंग बॉल, एक मूविंग बॉल को कैच करना है तो फ्रिक्शन की जरूरत होगी। टू होल्ड अ स्कूल बैग, स्कूल बैग को पकड़ना है। टू होल्ड अ टम्बलर, यू माइट हैव एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन होल्डिंग अ बॉटल विथ ऑयली हैंड्स। जब आपके हाथ में तेल लगा होना ऑयली हो तो आप बोतल आपसे फिसल जाता है, आप पकड़ने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जरूरी है। दूसरा क्या, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक एंड रन। फ्रिक्शन जो है हमको मदद करता है चलने में और दौड़ने में। ठीक है, बिकॉज व्हेन वी पुश द रॉड बैकवर्ड्स द रॉड अप्लाइज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि देखो जब हम क्या करते हैं ना, पैर हम इस पोजीशन में ऐसे करके लाते हैं दौड़ने के लिए, लाते हैं कि नहीं, ऐसे हम लोग लाते हैं, तो ये क्या करता है पीछे की तरफ ऐसे पुश कर रहा है तो ये पीछे की तरफ फिसलेगा, तो फ्रिक्शन हमको ये आगे की तरफ बढ़ाता है। यानी कि फ्रिक्शन जरूरी है चलने के लिए भी और दौड़ने के लिए भी। अगला क्या है, इट इज इजी टू राइट ऑन द पेपर। अभी हम पेपर पे लिख रहे हैं ना, ये फ्रिक्शन की वजह से, अगर इनके और इनके बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो नहीं लिख पाते ब्लैक बोर्ड पे लिखने में। बिकॉज व्हेन वी राइट एंड ब्लैक बोर्ड इट्स रब सरफेस रब ऑफ सम ऑफ द चॉक पार्टिकल। मतलब क्या होगा कि जब इस पे हम लिखते हैं तो कुछ पार्टिकल को उसका जो इंटरलॉकिंग होता है वो रबिंग करता है, विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, और ये ब्लैक बोर्ड पे जाके चिपक जाता है उसके गड्ढों में जाके। ठीक है, इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड राइटिंग ऑन इट वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर ऐसा ना होगा ना, अगर ये पूरी तरीका से प्लेन हो जाएगा, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका क्या है, एडवांटेज है फ्रिक्शन का जो आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब ये खराबी क्या है, देखो फ्रिक्शन की एक खराबी भी है क्या कि अगर ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो जाता है तो पार्ट्स टूट सकते हैं किसी मशीन के। तो है कि द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन प्रोड्यूस हीट ड्यू टू फ्रिक्शन रिजल्टिंग इन द वेस्टेज ऑफ द एनर्जी। जब बार बार कोई चीज़ पे आप रगड़ेंगे ना तो हीट जनरेट होता है, और जो हीट जनरेट होता है ये आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लेके जनरेट होता है, तो ये आपका वेस्टेज है। तो फ्रिक्शन के कारण से वेस्टेज होता है हीट हीट का। और टायर ऑफ व्हीकल्स एंड सोर्स ऑफ द शूज वेयर और इन द फ्यू मंथ्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अब कह रहा है कि जो आपका जो टायर का जो सोल्स होता है ना, जूते का सोल्स होता है या व्हीकल्स का जो आपका सोल्स होता है ना, ये टायर जो होता है ये घिस जाता है फ्रिक्शन की वजह से, कुछ ही महीनों में घिस जाता है। ठीक है, तीसरा आप डिसएडवांटेज लिख सकते हैं ब्रेकिंग का, कि मतलब टूट सकता है ये। ठीक है, ब्रेक हो जाता है कोई भी चीज़, तो ब्रेकिंग का आपको डिसएडवांटेज है। तो ये आपका एडवांटेज है, ये आपका डिसएडवांटेज है। आप डिसाइड करो कि कितनी एडवांटेज है फ्रिक्शन की हमारे एवरीडे लाइफ में। और इसीलिए कहा गया है कि फ्रिक्शन भले ही हमारे मोशन का विरोध करता है, अपोज करता है, फिर भी ये एक प्रकार का नेसेसरी इविल है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का नेसेसरी इविल है, मतलब जरूरतमंद है, जरूरी दुश्मन है चलने के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम में ये बेशक आने वाली है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर जाना कि वाई फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन क्या है कि हमारा जरूरत दोस्त क्यों है। तो हमने क्या समझा कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, क्यों फ्रिक्शन जनरेट होता है, और हमने अभी क्या समझा कि फ्रिक्शन हमारा क्यों जरूरी वाला जो है ना आपको इनेमी है, एविल है। ठीक है, अब जब एडवांस और डिसएडवांटेज है तो हम चाहेंगे थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग लाइफ में, ठीक है, इंजीनियरिंग लाइफ में फ्रिक्शन का क्या यूज है। ये देखो, ये रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का
एक मिनट, ये देखो इंटरलॉकिंग का है ये, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस रहेगा, देखो इंटरलॉकिंग कितनी कम है, और रफ सरफेस है तो देखो यहाँ पे इंटरलॉकिंग कितनी ज़्यादा है इसके बीच में, ठीक है, ये फिगर सब भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक मिनट, एक मिनट, इसको देखो, थोड़ा सा तक लिख लो आप लोग इसको, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है। ये इसमें है नहीं, मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, क्या, फ्रिक्शन का हम लोग TION, फ्रिक्शन का यूज कहाँ, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एरोस्पेस इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, मतलब जो हमारी एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टडी है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन का। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बनती है, प्रोडक्शन होती है। तीसरी जो हमारी है, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल में बहुत सारी काम होती है, इसके अंदर हम लोग फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। चौथा जो हीट क्रिएटिंग इंडस्ट्री है, हीट एनर्जी क्रिएशन, फ्रिक्शन के कारण से हीट एनर्जी क्रिएशन भी होता है, हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे क्या है, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रीफली आपसे पूछ सकता है कि जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कहाँ है आपको फ्रिक्शन का, तो देखो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हीट एनर्जी क्रिएशन है, मेडिकल इंडस्ट्री है, इन सभी चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, और रिड्यूस कैसे किया जाए फ्रिक्शन को, रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या मेथड है जिससे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं अगर घटाएंगे तो हीट जनरेट होगा, ब्रेकिंग हो सकता है, टीयरिंग हो सकता है, ठीक है। तो क्या तरीका है इसको घटाने का, देखिए मैंने ये देखो आप, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन को घटा सकते हैं पॉलिशिंग करके, अगर किसी भी सरफेस को अगर पॉलिश कर देंगे तो फ्रिक्शन आपका क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन क्यों घट जाएगा, जब पॉलिश करेंगे तो उसके जो इरेगुलरिटीज है ना, जो गड्ढे हैं वो भर जाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। दूसरा है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन में भी यही होता है, आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देने के बाद इसको जो इरेगुलरिटीज है, तो इरेगुलरिटीज के अंदर वो ऑयल चले जाता है, और चले जाने के बाद आपकी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यूज ऑफ बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, लुब्रिकेशन में आप इस्तेमाल करते हैं, बॉल बियरिंग में आप लोग और रोलिंग में आप लोग क्या करते हैं कि तेल डालते हैं ना, लुब्रिकेशन, तो जो को ये लुब्रिकेशन का हो गया, ठीक है। और यूज ऑफ बॉल बियरिंग और रोलिंग, देखो आपको पता है ना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, अगर कोई स्लाइड करता है कहीं पे तो ज़्यादा फ्रिक्शन काम करता है। तो आप क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बना दो कि स्लाइड ना करवा के उसको रोल करवाना शुरू करो, ये वाला देख लो,
है ना, ये इस पे रोल करवाने वाला, तो स्लाइड के जगह पे वो रोलिंग यूज करोगे, फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, रोलिंग बियरिंग हेल्प टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू अ मेल्डर फॉर्म। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ऐसा आप कर सकते हैं। फिर आपका क्या है, स्ट्रीम लाइनिंग, जैसे फास्ट कार है, बोट्स है, जैसे प्लेन्स ईटीसी हैव द स्ट्रीम लाइंड बॉडी। स्ट्रीम लाइंड बॉडी का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि आप देखेंगे ना कि ट्रेन का शेप आगे का ऐसा होता है, ठीक है ना, आगे का ऐसा होता है। तो जो एयर यहाँ पे अगर ऐसा रहता, देखो ऐसा रहता ना, तो ज़्यादा एयर यहाँ से आके टकराता, लेकिन आप ऐसा शेप कर दिए हैं तो एयर क्या होगा, ऐसे करके भाग जाएगा, तो यहाँ फ्रिक्शन कम लगेगा। जैसे बोट का भी शेप ऐसे होता है, तो बोट में भी ऐसे करके भाग जाता है एयर, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग करना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइनिंग। तो जो ऐसा हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, ये वाली, ये आपको स्ट्रीम लाइनिंग यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये अब क्या है, यूज ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। अब कह रहा है कि जो मतलब ऐसा सरफेस आप कॉन्टेक्ट नॉइज का करेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि यूज ऑफ एलॉय ऑन मूविंग एंड स्लाइडिंग पार्ट्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिकॉज एलॉय हैव द लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कह रहा है कि आप अगर एलॉय का यूज करते हो ना, एलॉय का मतलब अलग टाइप का आपका एस्क होता है, ठीक है। अगर आप मूविंग और स्लाइडिंग पार्ट पे यूज करते हो तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम लगता है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिस तरीकों का यूज करके आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है पॉलिशिंग, दूसरा है लुब्रिकेटिंग, तीसरा है आप बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करें, चौथा है स्ट्रीम लाइनिंग करें, और पांचवा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ना सरफेस का इस्तेमाल करें, तो आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन। आप इसको नोट जरूर कर ले रिड्यूसिंग वाले को। और ये तो आपका हो गया, ये तो हम लोग कल देखे थे, ठीक है। कॉज भी हम लोग देख लिए हैं इसका, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक नज़र अब हम डालते हैं अपने सिलेबस पे, आखिर हम लोग का अब सिलेबस क्या है, ठीक है। थोड़ा सा एक नज़र यहाँ पे डालते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ क्या क्या पढ़ लिया है अब तक, और अब क्या क्या पढ़ना है। जैसे यूनिट 3 में हम लोग कर रहे थे, फ्रिक्शन का हमने कंसेप्ट देखा, टाइप्स हमने देखा फ्रिक्शन का, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हमने देखा, वही एफ एस मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने देखा, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशन भी हमने देखा। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वर्क डन वाली केसेज। तो वर्क डन अब हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना, वर्क के केस में। एक दो चीज़ और जो यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, थोड़ा सा ये बता देते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम बताते हैं कि आखिर नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। बार बार आ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स के बारे में, या इसी को लोग नॉर्मल रिएक्शन के नाम से भी जानता है, या इसी को बहुत सारे लोग रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स भी बोला जाता है। एन से भी डिनोट करता है, कई लोग आर से भी, लेकिन ज़्यादा कॉमनली एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये आपका देखो होता क्या है कि जब कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस पर पड़ा होता है, व्हेन ए बॉडी व्हेन अ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट ऑन अनदर बॉडी विथ अनदर बॉडी, ठीक है ना। जब कांटेक्ट में रहेगा किसके, कांटेक्ट विथ अनदर बॉडी देन ए फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द contact surface, this is called normal reaction, this is called normal reaction। क्या कहा, ये एक बॉडी है, ये सरफेस है, और इस पे एक बॉडी पड़ा हुआ है। जब इस पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक फोर्स हमेशा काम करता है जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इस वाले लाइन के ठीक परपेंडिकुलर ऐसे होगा ऊपर के तरफ, ठीक है ना, ये 90 डिग्री के एंगल पे। और यही क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। अगर आप इस सरफेस की बात करेंगे
ये वाले पे तो देखो जी, इसका इसका 90 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला है ना। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, इस पर इस प्रकार से रखा हुआ है कोई चीज़, ये ऐसे, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस टाइप से। ये नॉर्मल यहाँ पे काम करेगा आपका, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक और एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं कि देखो ये यहाँ पे एक बार और हम बताए थे आपको, ये कोई पर्सन जो है ना यहाँ पे बैठा हुआ है इस टाइप से। तो देखो ये वाली क्या है, ये इस पे ये सरफेस है ना, इधर इधर की तरफ ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस पे 90 डिग्री पे। तो जहाँ जहाँ टच है ना आपका, यहाँ भी इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस पे 90 डिग्री का बना के। यही क्या होता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। और अब फ्रिक्शन की अगर आप बात करते हैं, देखो तो ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर बॉडी के मोशन की टेंडेंसी इधर होगी तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। यानी कि नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये नॉर्मल है, फ्रिक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो दो तरह के कांटेक्ट फोर्स है, एक है नॉर्मल जो परपेंडिकुलर लगता है, और एक है फ्रिक्शन। एक है नॉर्मल और एक है फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, ये चीज देखो आप ध्यान से कि ये अगर सरफेस है तो यहाँ पे अब दो फोर्स काम कर रही है, दो कांटेक्ट फोर्स। एक तो ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल काम कर रही है, ठीक है सर, और एक इधर की तरफ आपका फ्रिक्शन काम कर रही है, एक इधर और एक इधर। तो नेट फोर्स किधर होगा, ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका नेट फोर्स हो जाएगा, एफ नेट, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी आपकी नेट फोर्स, रूट अंडर एन स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि फ्रिक्शन का स्क्वायर। ये कौन से फ्रिक्शन है, स्टैटिक है, तो यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगा। और ये जो एंगल है ना, ये इसको मान लेते हैं अल्फा। किसके बीच का एंगल है अल्फा, कौन है किसके बीच का, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एफ नेट के बीच का एंगल है। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिपोज इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है, अगर अल्फा है तो 10 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू एस। किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका म्यू एस के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज आपका इस केस में होता है। अब एक और चीज आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने क्या बताया था। अब देखो, अब जो चीजें आ रही है ना, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप से आ रही है, छोटी छोटी चीजें आ रही है, जिसको आप लोगों को देख लेना बहुत जरूरी है। हमने साइक्लिस्ट का बात किया था, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट का सर्कुलर मोशन में, और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो साइक्लिस्ट का हम फिर डिस्कस करेंगे एक बार फ्रिक्शन में। तो इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जब हमारा रोड इस टाइप से होता है, ध्यान देना, और ये इसका सेंटर है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई आएगा ना साइकिलिस्ट अगर साइकिल से, तो ये साइकिल थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। क्लियर है, देखो जी साइकिल थोड़ा सा झुक गया है, ये वाला झुक गया है, ठीक है। अब झुकने से क्या हो गया कि ऐसे करके ये है, अगर कोई ऐसे झुक जाता है तो इधर आपको क्या बनेगा, स्लिपिंग टेंडेंसी बनेगा। इधर क्या बनेगा, स्लिप करने की टेंडेंसी बनेगी, और स्लिप करने की टेंडेंसी बनने के कारण से अंदर आपको फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अंदर क्या काम करना शुरू करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक कि स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं बनेगी, ये आपकी फ्रिक्शन आएगी ही नहीं। क्लियर है, तो ये करेगा, और यही फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इस बार कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सेंट्रीपिटल में, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू ले लें, मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, है ना, ये चीज। तो अब यहाँ पे देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये कितना होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और इस केस में अगर आप देखेंगे म्यू एस, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर। देखो ऊपर की तरफ यहाँ क्या लगेगा जी, नॉर्मल लगेगा, और नीचे इसका क्या लगेगा, भार, इसका एम जी लगेगा, तो नॉर्मल एम जी के बराबर। ये आ जाएगा एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। देखो एम से एम कैंसिल, अब ये हो जाएगा, आर इधर भेज देते हैं, तो म्यू एस
इंटू आर इंटू जी इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि v बराबर आ जाएगा रूट अंडर म्यू एस इंटू आर जी। अब देखो जब आपने कि ये फ्रिक्शन जब मैक्सिमम लिया, ये वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v आपको मैक्सिमम ही आ जाएगा। मतलब अगर कोई सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है तो उसका म्यू एस तो दिया रहेगा ना, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया रहेगा। देखो रेडियस भी दिया रहेगा, ये वाली रेडियस कि कितना रेडियस है ये पता है आपको रोड बनाने वाले को, और जी का वैल्यू आपको 9.8 होता है। तो अगर इस आर रेडियस का अगर कोई ट्रैक है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने वेलोसिटी का, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो इससे ज़्यादा वेलोसिटी आप नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी से आप चलाएंगे ना तो आप फिसल जाएंगे। तो याद रखना है कि हर जो ट्रैक होता है ना बना हुआ कहीं पर भी जो ट्रैक होता है, वो ट्रैक पे क्या होता है कि अगर उसका रेडियस पता है कि ये जो सर्कुलर रोड है वो कितना कितना रेडियस पे है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया और जी का वैल्यू 9.8 है, तो आप निकाल सकते हो कि इस रोड पे, इस क्रॉसिंग पे इससे ज्यादा स्पीड से कभी भी ड्राइव मत करना बच्चों, नहीं तो वहां पे आप फिसल जाओगे। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मुड़ जाने से फ्रिक्शन फोर्स ही कन्वर्ट हो जाता है इस केस में सेंटीपीटल में, जो कि जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर है। लेकिन देखो फ्रिक्शन फोर्स की जो है ना एक खराबी है। क्या खराबी है कि विश्वासी नहीं है। क्यों विश्वासी नहीं है? आपने जिसमें रोड बनाया था, ध्यान दो, तो रोड बनाया तो उसमें रोड नया होगा तो उसकी गिट्टी जो होगी ज्यादा मजबूत होगी। आपकी साइकिल भी अगर नहीं है, आपकी बाइक अगर नहीं है, तो वहाँ टायर जो है ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि समय के साथ रोड भी घिसता है और आपके व्हील्स टायर भी घिसते हैं, तो फ्रिक्शन कम हो सकता है। या अगर रोड पे क्या होगा, कोई ऑयली चीज़ गिर गई है, तेल वाली चीज़ मोबिल वगैरह गिर गई है, तो आपकी क्या होगी कि फ्रिक्शन वहाँ कम हो जाएगी। और अगर फ्रिक्शन के भरोसे ही अगर रोड को बनाया जाए जहाँ पे ज़्यादा स्पीड की गाड़ी चलती है, तो हो सकता है कि काफ़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, झुकेगा लेकिन फ्रिक्शन नहीं काम करेगा, ज्यादा स्पीड रहेगा, वो एक्सीडेंट कर जाएगा। अब इससे बचने के लिए कहा कि नहीं, फ्रिक्शन के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं क्या आपके पास जिससे हम ये काम कर सकते हैं। फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो एक उपाय क्या ढूंढा, बैंकिंग ऑफ ट्रैक करने का, बैंकिंग ऑफ रोड, जो हमने आप लोगों को बताया था, बैंकिंग ऑफ रोड। इससे पहले भी आप लोग को एक बार बता चुके हैं। तो कहा कि बैंकिंग ऑफ रोड जो है ना, रोड का बैंकिंग कर देने से क्या होगा, फ्रिक्शन पर से आपका ये जो फ्रिक्शन पे आप जो डिपेंडेंट है वो खत्म हो जाएगी। कैसे? ये देखो, बैंकिंग का मतलब क्या हुआ कि रोड को थोड़ा सा उठा देना। ये रोड को थोड़ा सा उठा दिया गया, यही है ना। देखो ये ऐसे रोड को थोड़ा सा थीटा एंगल से ये उठा दिया गया, और अब गाड़ी यहाँ पे चल रही है। रोड को थोड़ा सा उठाने के बाद देखो, रोड को उठाने के बाद क्या हुआ, ये वाली जो है ना, ये देखो, ये एक तो यहाँ पे इधर की तरफ आपका काम करेगा mg, ठीक है, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये वाला नॉर्मल काम करेगा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर इस पे होता है। और अगर मान लेते हैं कि स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ है, अगर स्लिप इधर की तरफ करेगा, तो आपकी जो फ्रिक्शन है, अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, फ्रिक्शन को हम अभी दरकिनार करते हैं कि फ्रिक्शन की हमकी जरूरत नहीं है, उठा देने से ही काम चल गया। कैसे काम चल गया, ये देखो कैसे काम चल गया, फ्रिक्शन को हम हटा दिए, ठीक है, फ्रिक्शन को हटा दिए। अब ये नॉर्मल है, तो अब क्या होगा कि देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस एन का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, एन कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा एन साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो इसके सेंटर की तरफ कौन सा है, ये नॉर्मल का जो एक कंपोनेंट है, अगर वो जमीन पर ऐसे था तो नॉर्मल ऐसे था, जो सेंटीपीटल प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा अगर उठा दिए तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर गया, नॉर्मल का देखो, नॉर्मल का ये थीटा है आपका, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आया एन साइन थीटा, और यही एन साइन थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके सेंटीपीटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर के।
और यहाँ से सेंटीपिटल आपको मिल गया। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे तो देखो ये जो n cos थीटा है वो किसको बैलेंस कर लेगा, mg को बैलेंस कर लेगा। तो n cos थीटा बराबर हो गया mg। इक्वेशन 2 इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। देखो क्या करो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, n sin थीटा बाई n cos थीटा। और इसमें क्या है, एम भी स्क्वायर बाय आर, और नीचे क्या है, एम जी है, सॉरी नीचे क्या है, हाँ नीचे आपका हो जाएगा एम जी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब एन से एन तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर बाय आर इंटू नीचे से जी, यानी कि यहाँ से वी आप निकाल सकते, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी से चलने पर ये सेफ रहेगा। अगर इस वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल से इस ट्रैक पे चलता है तो फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर इससे वेलोसिटी बढ़ाता है तो फ्रिक्शन काम करने लगता है, अगर इससे घटाता है तो भी फ्रिक्शन काम करेगा, और ये इसको बैलेंस कर लेता है। ठीक है, ये आपका बैंकिंग ऑफ ट्रैक का यूजेज है, ये बैंकिंग ऑफ ट्रैक का काम है। तो इसी प्रकार से हमारा बैंकिंग ऑफ ट्रैक चलता है। तो ये फ्रिक्शन जितनी आप लोगों के सिलेबस में है ना, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत क्लियर से, बहुत अच्छे तरीक़ा से, काफ़ी समय लेके आप लोगों को करवा दिया है। अब यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीक़ा से, अच्छे तरीक़ा से इन चीज़ों को करें, इन चीज़ों को पढ़ें, इनकी एक नोट्स बनाएँ, नोट्स बना के इनको बार-बार पढ़ें। और एक बात हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि आप बुक को भी थोड़ा-सा देखिए कि आपका जो सिलेबस, जो बुक चल रही है, और अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि पढ़ना है, ज़रूरी है, और अगर छूट गया है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं फिर से आप लोगों के लिए ये सब सारी चीज़ें लेकर आ सकूँ। ठीक है? तो एक-एक करके आज हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या-क्या हमने डिस्कस किया है। ठीक है? ये देखो जी, पहला चीज़ हमने डिस्कस किया था ना, रिवीजन किया था, फिर हमने फ्रिक्शन के कारण पढ़े थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे फ्रिक्शन का, और फ्रिक्शन एक ज़रूरी रोग है, ज़रूरी दुश्मन है, इसके बारे में रोग नहीं, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने इंजीनियरिंग में इसका क्या एप्लीकेशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, उसके बारे में। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि नॉर्मल फोर्स के बारे में हमने समझा। एक और चीज़ बीच में देखा था कि रिड्यूसिंग का, फ्रिक्शन जो है हम लोग रिड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल फोर्स समझा हमने। नॉर्मल फोर्स के बाद हमने ये आपको एंगल ऑफ रिपोज और नॉर्मल और इसके बीच के एंगल को बताया। फिर हमने मोशन ऑफ साइक्लिस्ट जो सर्कुलर मोशन में हमने किया था, फिर देखा, और यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड हमने देखा। ठीक है, अगर इस स्पीड पे चलता है v इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा, तो फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्पीड अगर इससे ज़्यादा होता है, ये वाले से, यही लिखे, इससे ज़्यादा होता है, तो फ्रिक्शन तब भी काम करेगा, और कम होगा तब भी फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये फ्रिक्शन वाला सेशन है ये खत्म होता है, और समाप्त होता है फ्रिक्शन वाला सेशन। उम्मीद है कि आप सभी इनको अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है, बढ़िया से पढ़ाई करें, दमदारी के साथ पढ़ाई करें, और अच्छे से अच्छे स्कोर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।